ये 14 जुलाई 1948 का दिन था जब उस वक्त के गवर्नर जनरल मोहम्मद अली जिन्ना को उनकी अदालत के पेश नज़र कोयटा से ज़ियारत मुंतकिल किया गया था। उसके बाद के वो फ़कत 60 दिन जिंदा रहे और 11 सितंबर 1948 को अपने खालिक हकीकी से जा मिले। बाबाए पाकिस्तान के यही आखिरी 60 दिन इस पॉडकास्ट का मौजू हैं। ये पुरस्रार गुत्थी आज तक हल नहीं हो सकी कि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को शदीद बीमारी के आलम में कोयटा से ज़ियारत मुंतकिल होने का मशवरा आखिर किसने दिया था। आप सुन रहे हैं BBC उर्दू की पॉडकास्ट और मैं हूं साद सोहेल। ज़ियारत अपने सनोबर के दरख्तों की वजह से दुनिया भर में मशहूर है और कोयटा से 133 किलोमीटर फासले पर 2449 मीटर की बुलंदी पर वाक़ है। ये जगह जिन्ना की आरामगाह या कायदे आज़म रेजिडेंसी ज़ियारत से 10 किलोमीटर के फासले पर वाक़ है। कायदे आज़म की बहन फातिमा जिन्ना ने अपनी किताब माई ब्रदर में तहरीर किया है कि कोयटा से ज़ियारत मुंतकिल होने का फैसला जिन्ना का ज़ाती फैसला था, क्योंकि उनकी सरकारी और गैर सरकारी मसरूफियात के बायस कोयटा में भी उन्हें आराम का बिल्कुल मौका नहीं मिल रहा था और मुख्तलिफ इदारों और मुख्तलिफ रहनुमाओं की जानिब से उन्हें मुसलसल दावतें मौसूल हो रही थी कि वो उनके इज्तिमात में शिरकत करें और उनसे खिताब करें। ताहम ये बात फिर भी महले नजर है कि जिन्ना को ज़ियारत के बारे में किसने बताया था और वहां मुंतकिल होने का मशवरा आखिर किसने दिया था। ज़ियारत पहुंचने के बाद भी उन्होंने किसी मुस्तनद मुआलिज से इलाज करवाने पर तवज्जो न दी, लेकिन उन्हीं दिनों इत्तला मिली कि मशहूर डॉक्टर रियाज अली शाह अपने एक मरीज को देखने के लिए ज़ियारत आए हुए हैं। फातिमा जिन्ना ने अपने भाई से कहा कि डॉक्टर रियाज अली शाह की ज़ियारत मौजूदगी से फ़ायदा उठाना चाहिए, मगर उन्होंने ये कहते हुए तजवीज़ सख्ती से मुस्तरद कर दी कि उन्हें कोई ज़्यादा संगीन मर्ज लाहक नहीं है और अगर सिर्फ उनका मैदा खुराक को जरा बेहतर तौर पर हजम करने लगे तो वो जल्द ही दोबारा सेहतमंद हो जाएंगे। बकौल फातिमा जिन्ना वो डॉक्टरों के ऐसे मशवरों से हमेशा गुरेज करते थे कि क्या करें, क्या खाएं, कितना खाएं, कब सोएं और कितनी देर आराम करें, मगर जल्द ही वो अपनी इस आदत को तर्क करने पर मजबूर हो गए। ज़ियारत पहुंचने के एक हफ्ते के अंदर उनकी तबीयत इतनी ख़राब हुई कि उनकी ज़िंदगी में पहली मर्तबा उनकी सेहत खुद उनके लिए परेशानी का बायस बन गई। अब तक उनका ख्याल था कि वो सेहत को अपनी मर्जी के ताबे रख सकते हैं, मगर 21 जुलाई 1948 को जब उन्हें ज़ियारत पहुंचे हुए फ़कत एक हफ्ता गुजरा था, उन्होंने ये तस्लीम कर लिया कि अब उन्हें सेहत के सिलसिले में ज़्यादा ख़तरात मोल नहीं लेने चाहिए और ये कि अब उन्हें वाकई अच्छे तिब्बी मशवरे और तवज्जो की ज़रूरत है। फातिमा जिन्ना का कहना है कि जूं ही उन्हें अपने भाई के इस इरादे का इल्म हुआ तो उन्होंने उनके प्राइवेट सेक्रेटरी फर्रुख अमीन के जरिए काबीना के सेक्रेटरी जनरल चौधरी मोहम्मद अली को पैगाम भिजवाया कि वो लाहौर के मुमताज़ फिजिशियन डॉक्टर कर्नल इलाही बख्श को बजरिया हवाई जहाज ज़ियारत भिजवाने का इंतजाम करें। डॉक्टर इलाही बख्श 23 जुलाई 1948 को
لیے یہ مشورہ ضرور دیا کہ ان کا علاج صرف اور صرف آرام میں مضمر ہے، مگر بانی پاکستان کے پاس آرام کا وقت کہاں تھا۔ ان کے پاس وقت کم تھا اور کام آتا ہے کہ میری بیماری کتنی شدید ہے اور یہ کہ میں اب کتنے دن زندہ رہوں گا۔ چند منٹ بعد انہوں نے اپنی بہن سے کہا، نیچے جاؤ، وزیر اعظم سے کہو میں اس سے بھی ملوں۔
वो कायद आज़म को दवा खिला सकें। जब लियाकत अली खान कमरे से बाहर निकले तो मेरे वालिद फौरन कमरे में दाखिल हुए और कायद आज़म को दवा खिलाना चाही। उन्होंने देखा कि कायद आज़म पर सख्त इज़्तिराबी अफसुर्दगी तारी है और उन्होंने दवा खाने से इनकार कर दिया और कहा कि अब मैं मज़ीद ज़िंदा नहीं रहना चाहता। इसके बाद वालिद साहब की भरपूर कोशिश और इसरार के बावजूद कायद आज़म ने अपने डॉक्टर के साथ ताउन करने से इनकार कर दिया। हुमायूं खान ने मजीद बताया कि कायद आज़म के इंतकाल के फौरन बाद लियाकत अली खान ने मेरे वालिद को बुलावा भेजा। लियाकत अली खान ने उनसे पूछा कि उस रोज़ ज़ियारत में जब मैं कमरे से बाहर निकल आया और आप अंदर गए तो कायद आज़म ने आपसे क्या बात की थी। मेरे वालिद ने लियाकत अली खान को बहुत यकीन दिलाने की कोशिश की कि कायद आज़म ने आप दोनों के माबेन होने वाली गुफ्तगू के बारे में मुझसे कतन कोई बात नहीं की थी, सिवाय इसके कि उसके बाद कायद ने दवा खानी बंद कर दी थी। लेकिन मेरे वालिद के इस जवाब से लियाकत अली खान को तसल्ली नहीं हुई। लियाकत अली खान काफ़ी देर तक मेरे वालिद को ज़ेर करने की कोशिश करते रहे। जब उनकी मुलाकात ख़त्म हुई और मेरे वालिद कमरे से निकलने लगे तो लियाकत अली खान ने उन्हें वापस बुलवाया और उन्हें तंबीह की कि अगर उन्होंने किसी और ज़रिए से इस मुलाकात के बारे में कुछ सुना तो उन्हें यानी मेरे वालिद साहब को संगीन नताइज भुगतना पड़ेंगे। ये डॉक्टर कर्नल इलाही बख्श के साहबजादे हुमायूं खान की बयान करदा रिवायत है जो हम तक शरीफुद्दीन पीरजादा के तवस्सुत से पहुंची है। इसकी सेहत पर बहस की गुंजाइश हो सकती है क्योंकि खुद डॉक्टर कर्नल इलाही बख्श ने अपनी किताब कायद आज़म के आखिरी अयाम में इससे मुख्तलिफ बयान दिया है। वो लिखते हैं, नीचे उतरा तो वजीर आजम से ड्राइंग रूम में मुलाकात हुई। वो इसी रोज मिस्टर मोहम्मद अली के साथ कायद आजम की मिजाज पुरसी के लिए तशरीफ लाए थे। उन्होंने बड़ी बेताबी से कायद आजम की कैफियत दरियाफ्त की और इस बात पर इत्मीनान का इजहार किया कि मरीज को अपने डॉक्टर पर एतमाद है और इंशाअल्लाह इसका उनकी सेहत पर अच्छा असर पड़ेगा। उन्होंने बहुत ताकीद की कि कायद आजम की इस तवील बीमारी की जड़ का जरूर खोज लगाया जाए। मैंने उन्हें यकीन दिलाया कि कायद आजम की हालत तशवीशनाक होने के बावजूद वो पुरुमीद हैं कि अगर उन्होंने वो जदीद दवाएं खा लीं जो कराची से मंगवाई जा रही हैं तो मुमकिन है कि वो सेहतयाब हो जाएंगे। बड़ी उम्मीद अफजा बात यह है कि मरीज में मुदाफियत की काफी कुव्वत है। वजीर आजम अपने रहनुमा और पुराने रफीक की अलालत से बहुत अफसरदा थे। उनकी दिलसोजी से मैं बहुत मुतासिर हुआ। अब हकीकत क्या है? इसका इल्म तो सिर्फ उन 5-6 शख्सियात ही को था जो उस वक्त मौके पर मौजूद थीं। अब बदकिस्मती से उनमें से कोई भी जिंदा नहीं है। वाक़े पर भी 72 साल के माहो साल की गर्द जम चुकी है और अब ऐसा कोई जरिया बाकी नहीं जो कौम को इस वाक़ये की असलियत से आगाह कर सके। इस पॉडकास्ट के स्क्रिप्ट के मुसन्निफ हैं मौक़िक़ और मौरिख़ अकील अब्बास जाफरी। ये पॉडकास्ट अभी जारी है। 31 जुलाई 1948 के बाद रूनुमा होने वाले वाक़यात के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो आप जल्द ही पॉडकास्ट के दूसरे हिस्से में इसे सुन पाएंगे।